बेबाकी से अपनी बात रखने वाले एक भारतीय कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता सुशील पंडित, जो 1990 में कश्मीर से भगाए गए और तब से कश्मीरी पंडितों के अधिकारों हेतु कार्य कर रहे हैं। इन्होंने 34 वर्षों में संघर्ष और बेबाकी की अलग कहानी लिख डाली। अपने सोखी अंदाज को बरकरार रखा है सुशील पंडित ने। तो आइए सुनते हैं सुशील पंडित ने मानवाधिकार टुडे के संपादक शशि भूषण सर से पूछे गए सवालों का जवाब कैसे दिया इस साक्षात्कार में। के चर्चित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं सुशील पंडित, जो 1990 में कश्मीर शासित हुए और आज लगभग 34 वर्षों तक ये कश्मीर के पंडितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं और ख़ासकर ये ह्यूमन राइट्स के लिए जो काम कर रहे हैं इसके लिए पूरे देश और दुनिया में इनको लोग जानते हैं। तो सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे हम कुछ उस संस्मरण पहलुओं को जानेंगे जो 1990 से कश्मीर की स्थितियां थी उसके संदर्भ में। सुशील जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बहुत बहुत आभार इस चर्चा में शामिल करने के लिए। सबसे पहले आपसे हम या हमारे दर्शक उन संस्मरण को सुनना चाहते हैं जो 1990 से पहले कश्मीर की जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, वो खौफनाक जो मंजर था जिसको लोग देख के रूह कांप जाते थे, उन संस्मरणों को हमारे दर्शकों को आप कुछ क्षण सुनाएंगे। ये एक भ्रांति है कि 1990 में हमें कश्मीर से निष्कासित होना पड़ा। उससे पहले वहाँ मानो दूध और शहद की नहरें बहती थीं और भाईचारा था, सौहार्द था, सब मिलजुल के रहते थे, कश्मीर एक स्वर्ग था। ऐसा नहीं है। कश्मीर लगभग 600 वर्षों से वहाँ के हिंदुओं का जातीय विध्वंस सह रहा है निरंतर, कभी कम कभी ज्यादा, कभी वेग से और कभी थोड़ा मंद गति से, लेकिन इस विध्वंस में निरंतरता रही। शताब्दियों से मेरे पूर्वजों ने एक दबाव देखा धर्मांतरण करने का और न करने पर कीमत चुकाई। विडंबना ये है कि 1947 से पहले जब भारत स्वाधीन नहीं था तब ये समझा जा सकता था कि विवशता थी। अपनी सेना नहीं थी, अपनी व्यवस्था नहीं थी, अपने न्यायालय नहीं थे, अपना शासक नहीं था, कोई संविधान नहीं था, कोई संसद नहीं थी, कोई मानवाधिकारों की घोषणा नहीं थी। दुनिया किसी शासक की मन मर्जी से चलती थी। तो दिल पर आप पत्थर रखकर ये मान सकते थे कि वो मेरे पूर्वजों का दुर्भाग्य था। 1947 के बाद इस देश में तो बिखराव नहीं था। छोटे छोटे राजा महाराजा आपस में लड़ नहीं रहे थे। देश की एकजुट सेना थी, 800 सांसदों की एक संसद थी, एक चुना हुआ प्रधानमंत्री था, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर नीचे मजिस्ट्रेट तक कोर्ट्स की, न्यायालयों की एक श्रृंखला थी, एक संविधान था, मानवाधिकारों की घोषणा थी, जीता जागता प्रेस था, एक जागरूक समाज था। इसके चलते वो हो गया जो औरंगजेब नहीं कर पाया। औरंगजेब ने कश्मीर को हिंदुओं से खाली कराने की कोशिश की तो गुरु तेग बहादुर ने अपने प्राण देकर के उस स्थिति को टाला। लेकिन आज जब जिहाद ने हिंदुओं से घाटी खाली करा ली तो ये 90 करोड़ का देश था तब 1990 में। यहां कोई सिहरन नहीं हुई, किसी के कानों में जू नहीं रेंगी, किसी की आत्मा नहीं रोई कि ये क्या हो रहा है। आज तक हजारों एफआईआर लंबित हैं, किसी को दोषी नहीं पाया गया क्योंकि किसी पर मुकदमा ही नहीं चला, किसी को सजा ही नहीं हुई। एक भी हत्या पर, एक भी बलात्कार पर, एक भी नरसंहार पर, एक भी घर लूटे जाने पर, मंदिर तोड़े जाने पर, किसी जघन्य अपराध पर किसी को सजा नहीं हुई, किसी को मुआवजा नहीं मिला।
घर छीनने का, जमीन छीनने का, अपने आत्मीय खोने का। यहां छोटे छोटे सड़क हादसों पर कमीशन बैठ जाता है। 5 लाख लोग निर्वासित हो गए, एक जांच आयोग नहीं बैठा, किसी सरकार ने श्वेत पत्र नहीं लाया, कोई प्रधानमंत्री किसी शरणार्थी शिविर में नहीं आया यह पूछने कि आपका हाल कैसा है। इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है। सुशील जी, हम ये जानना चाहते हैं कि लोग कहता था कि कश्मीर एक अलग है, वहाँ का संविधान अलग है, भारत से अलग है, लेकिन 370 के बाद क्या परिस्थितियां हैं वहाँ? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। 5 अगस्त 2019 को 370 हटा तो वो अलग संविधान भी हटा, वो अलग ध्वज भी हटा, वो संसद के अधिकार क्षेत्र के बाहर का कश्मीर पुनः संसद के अधिकार क्षेत्र में आया, सभी नागरिक समान हो गए। लेकिन यह केवल एक घोषणा बन के रह जाए, ऐसी तो अपेक्षा नहीं थी। अपेक्षा थी कि यह एक शुरुआत है आमूल चूल परिवर्तन की, सिर्फ पत्तियां और टहनियां छांटने की नहीं, जड़ पर, मूल पर, तने पर प्रहार करने की। लेकिन परिस्थिति यह है कि ये घोषणा सिर्फ घोषणा में रह गई, कागजों पर हस्ताक्षर हो गए, लेकिन वहां किसी को चुन चुनकर व्यवस्था में से बीन बीन कर नहीं हटाया गया। जैसे जो लोग जहां छत्र छाया में पल रहे थे जिहाद की, वो और पुष्ट हो गए और बलवान हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब शामत आई, अब शामत आई, और वो शामत कभी नहीं आई। तो इन्हें विश्वास हो गया कि 370 रहे या न रहे, हम तो रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी वर्तमान में जो कश्मीर में लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 20 डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थितियां हैं हिंदुओं की? कश्मीर घाटी में 10 हैं और जम्मू संभाग में 10 हैं। कश्मीर घाटी के 10 जिलों में से किसी भी जिले में हिंदू बचे नहीं हैं। इतने कम बचे हैं कि आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। कहां 75,000 परिवार थे, यानी 4 लाख से अधिक संख्या थी, अब 808 परिवार हैं, छितरे हुए, ढूंढने पर नहीं मिलते हैं 10 डिस्ट्रिक्ट इन 10 जिलों में। यानी एक जिले में मुश्किल से 80 परिवार की औसत है। आप सोचिए, यह भयावह स्थिति है और इस पर कोई नीति नहीं है, कोई निर्णय नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई समयबद्ध योजना नहीं है, कोई किसी भी तरह का मुआवजा नहीं है, कुछ नहीं है, बातचीत नहीं है। बल्कि अब 5वां चुनाव होने जा रहा है। मानो लोकतंत्र का ठप्पा लग रहा है इस जातीय संहार पर, क्योंकि इस चुनाव में भी इस पर कुछ नारेबाजी तो है वोट जुटाने के लिए, सहानुभूति बटोरने के लिए, लेकिन कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है। क्या योजना बनानी चाहिए कि ताकि वहाँ के जो हिंदू हैं या जो उनसे बाहर निकल चुके हैं, उनको वहाँ पीसफुल तरीके से रह सके, एस्टेब्लिश कर सके? इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आप हमें वहां धकेल दें पुनः जिहाद के मुंह में, जहां से हम जान बचा के निकले हैं। इससे पहले कम से कम 3 बातें तो होनी चाहिए। एक, आप हमें और दुनिया को बताएं कि हम निकले क्यों। हम बाढ़ पीड़ित नहीं हैं, हम भूकंप पीड़ित नहीं हैं, हम भोपाल गैस पीड़ित नहीं हैं, हम सूखा पीड़ित नहीं हैं, हम किसी प्राकृतिक आपदा के चलते नहीं निकले हैं, हम स्वेच्छा से नहीं निकले हैं, हमें मार कर, लूट कर भगाया गया है, हमारी नस्ल कुशी हुई है, हमारा जातीय विध्वंस हुआ है, अंग्रेजी में इसको जेनोसाइड कहते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों में एक जघन्यतम अपराध है, मुकदमा चलाकर फांसियों पर लटकाए जाने चाहिए। संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के उस अधिनियम पर हस्ताक्षर करके उसकी जिम्मेदारी ले चुकी है कि हम ये व्यवस्था अपने यहाँ लागू करेंगे। हम जेनोसाइड कन्वेंशन को सपोर्ट करते हैं, हम उसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन उसके तहत भारतीय व्यवस्था को अपने दंड विधान में प्रावधान करने हैं कि
जो जातीय विध्वंस है, जो जेनोसाइड है, वह एक जघन्यतम अपराध है। वो सामान्य अपराधों की श्रेणी में बहुत ऊपर है, उससे बड़ा है। उसके लिए अलग साक्ष्य प्रावधान, अलग दंड संहिता, अलग मुकदमा न्याय संहिता, इसकी आवश्यकता है। 1959 में जब भारत ने हस्ताक्षर किए, तब भारत की संसद पर यह उत्तरदायित्व आया कि वह इसके लिए प्रावधान करे। आज तक इतनी सरकारों ने उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। आज तक उसके लिए कोई दंड विधान नहीं बनाया है, उसके लिए कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं बनाया है, उसके लिए कोई पीनल कोड नहीं बनाया है। तो एक तरह से उसको पनपाने की मूर्ख स्वीकृति दी है। तो इन मुकदमों को आप सामान्य हत्या, सामान्य बलात्कार के मुकदमों की तरह चलाते हैं, मानो ये आपसी रंजिश की हत्या हो, मानो ये इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट हो, जबकि ये पूरे के पूरे समुदाय पर एक आक्रमण किया गया, पूरी की पूरी पहचान मिटाने की कोशिश की गई। इस विषय में हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी दंड व्यवस्था पंगु है, नपुंसक है, और वो हमारी याचिकाओं को सुनती भी नहीं है। 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, और जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, उन्होंने इन्हीं इन तीनों याचिकाओं को सुना है। पहले न्यायाधीश होते हुए 2 याचिकाएं सुनी है, फिर सर्वोच्च न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हुए तीसरी सुनी है, और तीनों पर बहस तक नहीं मंजूर की है, उनको एडमिट नहीं किया है। उन पर मुकदमा चलने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन पर हमें सुनवाई की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने उन्हें एडमिट भी नहीं किया है। तो ये पाखंड हमारी न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर है। ऐसे में इस व्यवस्था से क्या अपेक्षा रखी जाए कि ये पहले इस बात की पुष्टि नहीं करेंगी कि हमें क्यों निकाला गया, हमें न्याय नहीं देंगी, हमें उन मरजीवड़ों के बीच वापस जाके रहना पड़ेगा जिन्होंने हमें धकेला बाहर। चलिए, मोदी सरकार से क्या आपकी अपेक्षा है? कम से कम मोदी सरकार वह ना करे जो अन्य सरकारों ने किया, वह पुष्टि करे इस बात की कि हमारे साथ क्या हुआ, वह उन मुकदमों को चलाए, दोषियों को सजा दे, उनका दिल जीतने की सनक छोड़े, उन पर न्याय का शिकंजा कसे, और उनका उदाहरण बनाए कि यदि भविष्य में ऐसा कोई करेगा तो उसका यह हश्र होगा। और तीसरे, जिन लोगों ने खोया है उनको इसका मुआवजा मिले। उन्होंने आत्मीय खोए हैं, जमीनें खोई हैं, घर खोए हैं, व्यवसाय खोए हैं, जीवन खोया है, लोग तिल तिल कर मरे हैं शरणार्थी कैंपों में, एक धेले का मुआवजा नहीं है किसी को। चलिए, अभी आप सुशील पंडित जी से उन पहलुओं को सुन रहे थे कि वो जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था में सबसे सुप्रीम कोर्ट, उनसे ये क्या अपेक्षा रखते हैं और यहाँ की सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं। चलिए सुशील जी, आपको मानवाधिकार टुडे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, आपने मुझे ये मौका दिया।